हेलो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर हम दोनों की तैयारी करवाते हैं साथियों। सेकंड पेपर हमारा हिस्ट्री है, जिसका कि मैं खुद एजुकेटर हूँ। हमारी डेली दिन में 1 बजे हमारी क्लास होती है साथियों, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 6 दिन हमारी क्लास होती है। संडे का दिन आप लोगों के रिवीजन के लिए रखा गया है, ठीक है। संडे को आप जो भी हफ्ते में पढ़ते हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं संडे को, संडे टू संडे। और हर महीने के लास्ट के 3-4 दिन आप बचा के रखिए रिवीजन के लिए। जो भी महीने भर में आप पढ़ते हैं, हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है आप सभी को, वो उसका सारा रिवीजन कर देना आपने संडे को, ठीक। और संडे को इवनिंग में, संडे को रात को 9 बजे हमारी हर मीटिंग होती है गूगल मीट के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी, गूगल मीट को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता, पुरानों को तो खैर पता है। प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल मीट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और ज्वाइन हो जाइए। रात को 9 बजे संडे को लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। कुछ लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा यार तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा लास्ट में हिस्ट्री का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है उसके लिए कि टेलीग्राम को डाउनलोड कर लिया आपने, टेलीग्राम के सर्चिंग ऑप्शन में जाएंगे तो हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिल्लर फोरम डालिए, चैनल आ जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। क्लियर, दोनों ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास में चलते हैं। तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे साथियों, हमारा गुप्तोत्तर काल के बाद में राजपूत राजवंश चल रहा है। राजपूतों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो कुछ राजपूतों के बारे में हम कर चुके हैं और कुछों के बारे में और हम आगे बारी बारी देख रहे हैं, ठीक है। तो राजपूत राजवंश जो कि हमारा टाइम पीरियड चलेगा 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का, ये जो 500 सालों का टाइम पीरियड है ना साथियों, फिलहाल हम उसी में डिस्कशन कर रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा चलेगा यहाँ पर। अब हम चर्चा करेंगे साथियों राष्ट्रकूटों के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रकूटों के बारे में, जिसका कि संस्थापक माना गया है दंती दुर्ग को। हालांकि ये एक मुझे भी काफ़ी समय लगा था साथियों, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग जगहों पे। लास्ट में दंती दुर्ग को सर्च करके मैंने ढूंढा, तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक जो दंती दुर्ग को ही माना गया है। कुछ अलग किताबों में आपको कुछ अलग भी मिल सकता है, ठीक है। और इनकी राजधानी थी मेन प्रमुख मान्यखेत। पहले कुछ और थी, लेकिन बाद में जो विग्रहराज चतुर्थ था, अमोघवर्ष, इसने जो है मान्यखेत में अपनी राजधानी स्थायी रूप से बसा दी थी, ठीक है। अभिलेख, इनके अभिलेखों को साथियों पट्टबंध संस्कार कहा गया है। क्या कहा गया है? पट्टबंध संस्कार। किनके अभिलेखों को? राष्ट्रकूटों के अभिलेखों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, नेट का आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं आपको। दंती दुर्ग जो पहला इसका शासक था राष्ट्रकूटों का, उसे बलहर कहा है अरबी यात्रियों ने, जैसे कि सुलेमान है, उसने क्या कहा? बलहर, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड 733 में ये राजा बना था साथियों। और इसने एलोरा का दशावतार मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? एलोरा, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं है ना, उसी में से एलोरा में दशावतार मंदिर बनाया। विष्णु के 10 अवतार है ना, वो वाला मंदिर इसने इसी का बनवाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद शासक हुआ कृष्ण प्रथम ने बनवाया कैलाशनाथ का मंदिर एलोरा में ही। कैलाशनाथ का मंदिर एलोरा वाला, 2 कैलाशनाथ के मंदिर है साथियों, एक दूसरा है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एलोरा के गुफा में कैलाशनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है। इसके बाद शासक बनता है हमारा गोविंद टू के बाद ध्रुव ने साथियों, ये अच्छा योग्य शासक था। इसने क्या किया साथियों? प्रतिहार राजा वत्सराज को और धर्मपाल को हरा दिया, पाल राजा। इसी के सामने में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष बोल 3 पक्ष थे ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों के बीच में झगड़े चल रहे थे। किस चीज को लेकर के? कन्नौज को लेकर के। क्यों? क्योंकि कन्नौज साथियों समृद्ध क्षेत्र था। जैसे आज के हमारे दिल्ली है, सल्तनत काल में दिल्ली एक प्रमुख क्षेत्र हो गई थी, शासन प्रशासन का केंद्र हो गया था। इसी प्रकार से उस समय पूर्व मध्य काल में कन्नौज, हर्ष के बाद में कन्नौज प्रमुख प्रशासनिक केंद्र हो गया था। तो उसी के ऊपर कब्जा करने के लिए तीनों में झगड़े चलते रहते थे। इनमें बहुत लंबा समय लगा, लगभग 300 सालों तक ये झगड़ा चलता रहा इनके बीच में, ठीक है। तो ध्रुव ने क्या किया? प्रतिहार राजा वत्सराज को और धर्मपाल को, जो कि पाल राजाओं में से प्रमुख था, उसको हरा दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। उसके बाद गोविंद थर्ड आता है, फिर नागभट्ट 2, और फिर आता है धर्मपाल। सॉरी, ये गोविंद थर्ड जब आता है ना साथियों, इसके बाद में गोविंद 2 के बाद में गोविंद थर्ड आता है। तो इसने क्या किया? इसने नागभट्ट 2 जो कि प्रतिहार शासक था, और धर्मपाल जो कि
पाल शासक था, इन दोनों को हराया, इसको अच्छे से हराया और इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसने गोविंद टू ने भी इसको हरा दिया था धर्मपाल को, और गोविंद थ्री के समय में धर्मपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था, मान गया था ये इसकी बात को, लड़ाई के बजाय वैसे ही एग्रीमेंट हो गया था, संधि हो गई थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष प्रतापी राजा था साथियों सबसे, इसका टाइम पॉलिटिकल टाइम पीरियड जो है 814 से 868 रहा है इसका। ठीक है, सुलेमान जो है इसके टाइम पीरियड में आया था साथियों। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में कौन आया था? सुलेमान। सुलेमान अरबी यात्री था जो कि इसके टाइम पीरियड में आया था। इस और सुलेमान कहता है कि अमोघ वर्ष का शासन, यानी कि राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष का शासन अपने समय का विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक था। 4 महान साम्राज्य कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर पे इसी का खुद का ही राष्ट्रकूटों का साम्राज्य, जिसमें कि अमोघ वर्ष शासक था उस समय का एक। दूसरा चीन का शासक, जिसमें कि हान वंश है, चिंग वंश, मिंग वंश वगैरह हुए थे वो। और तीसरा था रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। और चौथा कौन सा था? कोई बताएगा जरा? चौथा उस समय का कौन सा बड़ा साम्राज्य था? जरा बताइए कमेंट में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। चौथा साम्राज्य था साथियों, वो था बगदाद के खलीफा का साम्राज्य, यानी कि इस्लाम जगत का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय। जैसे कि आज सऊदी अरब हो गया है इस्लाम जगत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, दारोमदार। तो इसी प्रकार से उस समय का जो खलीफा था वो उस समय बगदाद में रहता था, जो कि इराक की राजधानी थी। आधुनिक इराक, बगदाद की राजधानी जो बगदाद है, वहीं से उस समय का शासन प्रशासन चलता था इस्लामिक जगत का। तो इस्लामिक का सबसे बड़ा कमांडर था वो, तो सबसे बड़ा शासक भी शासन भी उन्हीं का था। क्योंकि इस्लाम के कुछ सालों बाद में उन्होंने इराक पर और आसपास के क्षेत्रों पे, मिस्र वगैरह पे कब्जा करके जीत लिया था। खाली 4 खलीफा जो प्रमुख हुए थे उन्हीं में से, उन्हीं के टाइम पीरियड में ही, लगभग मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 साल के अंदर अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ा भूभाग कब्जा लिया था। पढ़ाएंगे जब वो इस्लाम का उदय आएगा तो उसमें पढ़ाएंगे आपको ये चीज़ें। तो ये 4 साम्राज्य हो गया। तो इसी ने मान्यखेत नगर बसाया था और मान्यखेत को अपनी राजधानी बना लिया था। प्रतापी शासक था, काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया इसने, और मान्यखेत को अपने नगर बना लिया, राजधानी बना ली थी। ठीक है, इसके बाद आता है इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड ने फिर कन्नौज जीत लिया था। इंद्र थर्ड ने भी कन्नौज को जीता था, फिर दोबारा झगड़े चले इनके अंदर। कृष्ण थर्ड के टाइम पीरियड में 949 है, कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, 949 में तक्कोलम का युद्ध हुआ था साथियों। किसका युद्ध हुआ था? तक्कोलम का युद्ध में, जिसने में कि इसने 1023 में चोलों को हरा दिया था। चोल हारे थे इसके टाइम पीरियड में। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में होता? राष्ट्रकूटों के बीच में और चोलों के बीच में, जिसमें कि चोल हार गए थे। ठीक है, अमोघ वर्ष 4 इसके बाद आता है। अमोघ वर्ष 4, उसके बाद गोविंद 4, जिसका टाइम पीरियड 930 है। हाँ ठीक है, ये चलता रहा मामला इनका। ठीक है, हाँ ये इसके गोविंद, सॉरी ये गड़बड़ हो गई भाई, 1 मिनट। ये गोविंद 4 के टाइम पे अरब लेखक आता है सुलेमान, जो कि कहता है, अरब लेखकों ने क्या कहा इसको, कि उसके टाइम पीरियड पर्दा प्रथा नहीं थी, राष्ट्रकूटों के समय में पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, अरब लेखक आते हैं और वो कहते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं थी इनके समय में। राष्ट्रकूटों की महिलाएं जो थी, राजवंश की जो महिलाएं थी, ठीक है, वो दरबारियों से भी बगैर घूंघट के रहती थी, मतलब कोई पर्दा करता ही नहीं था। हमारे यहाँ थी नहीं पर्दा प्रथा यार। ये तो अरबी हमलावर फॉरेन इन्वेडर्स जब से आए ना, तो उनकी वजह से करना पड़ा, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पर्दा प्रथा तब से शुरुआत हुई है साथियों। उससे पहले हमारे यहाँ नहीं थी। अजंता में, एलोरा में, कितने भी बड़े प्राचीन से प्राचीन, चाहे आप चले जाए भीमबेटका में, गुफाओं में जो चित्र मिलते, महिलाओं के चेहरे पर पर्दा है ही नहीं। किसी भी देवी देवताओं को देख लीजिए आप, किसी माता दुर्गा हो, कोई भी देख लीजिए, किसी के भी चेहरे पर्दा नहीं होता, सबका चेहरा खुला होता, सब आराम से ओपन था। स्त्री, जेंडर जस्टिस, सभी को समान अधिकार थे। कुछ तो इन अरबों ने गड़बड़ करी, कुछ करी अंग्रेजों ने। बताएंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री आएगी ना, बताएंगे आपको क्या मामला हुआ था। अमोघ वर्ष, ठीक है, अरबी लेखक पर्दा प्रथा नहीं थी, ठीक है। और इसने अमोघ वर्ष ने अरब व्यापारियों को अपने साम्राज्य में छूट दे दी थी व्यापार करने की, मस्जिद बनाने की और इस्लाम का प्रचार करने के लिए, कि आप यहाँ आ सकते हो, व्यापार कर सकते हो, अपनी इबादत गाह बना सकते हो। क्योंकि इस्लाम वो जब आएंगे साथ तो उनको कोई रहने का ठोर ठिकाना भी चाहिएगा। अच्छा कोई बताएगा मुझे इस्लाम, ये मस्जिद की प्रोसीजर कैसे शुरू हुआ? लोग कहते हैं ना कि प्लीज़ कोई इसको हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ कर देखिए, मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आप लोगों, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले हैं, तो मैं
सभी की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना था किसी के, लेकिन मैं सभी मेरे लिए समान है साथियों, सभी सम्मान के योग्य हो आप लोग, लेकिन मैं जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना मस्जिद का, वो कैसे शुरू हुआ। होता क्या था साथियों, जब अरब के व्यापारी, इस्लाम से पहले भी आते थे साथियों, अरब के ऐसा नहीं कि इस्लाम के आने के बाद अरब व्यापारी आने शुरू हुए, नहीं, इस्लाम से जब मोहम्मद साहब की जन्म भी नहीं हुआ तो उससे पहले भी व्यापार हमारा चलता रहता था। रोमन साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कहाँ से इस्लाम आ गया यार, आगे तक राज था उनका, तो व्यापार स्टार्टिंग चलता रहता था। तो अरब के लोग दक्षिण भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आते थे, खासतौर से आज का कर्नाटक और केरल के अंदर, ठीक है। तो दक्षिण भारत में व्यापार मसाला, आज भी देखोगे सब दक्षिण भारत से ज़्यादा मसाले पैदा होते हैं साथियों, ठीक है। तो वहाँ से जब आते थे अरबी, तो उनको रहने के लिए ठिकाना चाहिए होता था, ठिकाना चाहिए होता था। तो कॉन्सेप्ट क्या शुरू हुआ कि कैंपस का, रेजिडेंशियल कैंपस होगा, जैसे धर्मशालाएं, शराएँ होती हैं रहने के लिए, ठीक है। तो उसी में से मस्जिद निकल करके आई कि वहाँ लोग रहेंगे भी और वहीं पे खाएंगे पिएंगे और अपना सामान रखेंगे, उसके बाद लाद करके ले जाएंगे। तो ये आना जाना लगा रहता था सभ्यताओं में, एक दूसरे में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती थी, ठीक है। तो जब चूंकि जब अरब में इस्लाम आ गया तो सभी लोग इस्लामिक बन गए, तो वो उनको पूजा पद्धति, अपना नमाज अदा करने के लिए 5 पिलर्स है साथ, इस्लाम के 5 पिलर्स मेन बताए गए। कौन कौन से? जकात, हज, ठीक है, नमाज, रोजा और एक और चीज़ है। ये 5 मेन पिलर्स हैं इस्लाम के। ये 5 को जो मानता है अच्छे से, वो असली इस्लाम को मानने वाला कहलाया गया है, ठीक है। तो वहाँ से जब इस्लाम के लोग आते थे तो उनको रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था, तो उन्होंने रेजिडेंशियल कैंपस बनाने शुरू कर दिए, जैसे हमारी धर्मशालाएं होती थी इस प्रकार से। तो वो फिर धीरे धीरे बाद में जब इस्लाम आ गया तो उनको मस्जिद में कन्वर्ट हो गई, वहीं पे अपनी इबादत करते थे और वहीं पे अपनी पूजा पाठ करके और वहीं से अपना सामान लाद करके आना जाना होता था, व्यापार करते थे। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ। ज़्यादा जानना हो तो तारिक फतेह को सुन सकते हैं, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। इस्लाम का प्रचार करने के लिए छूट दे दी, मस्जिद बनवाने की छूट थी। तो ये हमारा इधर का पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया साथियों। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो आप सभी का तो अब जस्ट अभी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा, राष्ट्रकूट अब हमारे हो गए कंप्लीट साथियों, ठीक। अब हम चलेंगे पालों के ऊपर। पाल शासक, पाल वंश, पाल राजवंश। पाल वंश की स्थापना साथियों 700, हाँ एक चीज़ ध्यान आई, कैसे स्थापना हुई इसकी, क्या हुआ था साथियों कि ये बंगाल के थे, पाल वंश जन बंगाल से, गौड़ प्रदेश बंगाल में, आज का बंगाल बोले तो बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार का ज़्यादातर हिस्सा, पूरा ये हिस्सा बंगाल था। सबसे प्रसिद्ध यहाँ का चीज़ हुआ करती थी सूती कपड़ा। अंग्रेज बंगाल में ही क्यों गए, पूरे भारत को पार करके कलकत्ता ही क्यों राजधानी बनाई उन्होंने, क्यों? क्योंकि समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, पैसा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पैसा था उधर, कपड़े का व्यापार बहुत तगड़ा होता था उधर, ठीक है। तो मत्स्य न्याय से शुरुआत हुई थी, शासक आ रहे थे जा रहे थे, सिस्टम गड़बड़ा गया था, जनता परेशान हो गई थी, शासकों से अत्याचारी शासक हो गए। तो उन्होंने आम जनता में से एक गोपाल नाम का जो ठीक ठाक उस समय का पॉलिटिकल लीडर रहा होगा छोटा मोटा, तो उसको उठा करके बना दिया था, भाई तू हमारा राजा बन जा, हम औरों से दुखी आ गए हैं, तू हमारा राजा बन जा। तो 750 में गोपाल नाम के शख्स ने पाल वंश की स्थापना की थी, 750 में, 8th सेंचुरी की बात है, क्लियर। तो वहां से शुरुआत हुई पाल राजवंश की। अब आगे देखते हैं उसके बारे में। तो पाल राजवंश की शुरुआत हुई 750 में गोपाल ने की, ठीक है। उसके बाद प्रतापी शासक जो था इसका महिपाल फर्स्ट, धर्मपाल और महिपाल फर्स्ट, ये 2 इसके प्रतापी शासक हुए हैं, ठीक है। धर्मपाल का उल्लेख बहुत मिलेगा आपको, धर्मपाल ने विहार वगैरह बहुत बनवाए थे, क्योंकि ये ज़्यादातर शासक साथ बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, सभी शासक बुद्ध धर्म को मानते थे। और इनकी उपाधि क्या थी? परम सौगात। कैसी सौगात दे दी? सौगात मतलब परम सौगात इनकी उपाधि रही है, क्लियर। गोपाल ने क्या किया? गोपाल ने ओदंतपुरी की स्थापना की साथियों। ओदंतपुरी विहार, बुद्धिस्टों का एक विहार, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम भी होता है, जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, अपनी पूजा अर्चना भी करते हैं, तो उसे विहार बोलते हैं। मैंने पहले बताया जैन दर्शन में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य जहाँ पे चिता जलाकर जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, स्तूप बना दिया जाता है, उसको चैत्य बोलते हैं। स्तूप जो खाली पूजा पाठ करने के लिए वो होता है, जैसे कि सांची का स्तूप, वो स्तूप होता है। और तीसरा होता है विहार। विहार जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, रहन सहन करते हैं और अपनी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं और पढ़ाई लिखाई का काम उनका चलता रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोले तो उसे बोलते हैं विहार। 3 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। ओदंतपुरी विहार की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, ठीक है। और उसके बाद शासक बनता धर्मपाल। धर्मपाल एक इंपॉर्टेंट शासक है साथियों, इसने बहुत सारे काम करवाए हैं बुद्ध धर्म को लेकर के, देखेंगे अभी। तो ये जो है धर्मपाल को सुलेमान कहता है रुहमा या धर्मा, रुहमा या धर्मा कहा है किसने? सुलेमान ने, जो कि 825 के आसपास 9th सेंचुरी में आया था, ठीक है।
धर्मपाल ने और क्या किया साथियों? हाँ, धर्मपाल ने जो कन्नौज को लेकर के जो मामला चल रहा था ना साथियों, कन्नौज को लेकर के मामला जो चल रहा था, तो कन्नौज के ऊपर धर्मपाल ने चक्रायुद्ध को बैठा दिया था। चक्रायुद्ध एक छोटा शासक था, धर्मपाल ने उसको, धर्मपाल चूंकि एक बड़ा शासक था तो धर्मपाल ने अपनी सपोर्ट दी कन्नौज के लिए, ये चाहा कि कन्नौज में मेरा अधिकार भी रहेगा और मैं अपना शासक बैठा देता हूँ। तो उस शासक को मान्यता दी थी, उसके आसपास के कुरु और वज्जी वगैरह जो जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने सबने मान्यता दे दी थी। और चक्रायुद्ध को एक शासक को बना दिया था धर्मपाल के सपोर्ट से, चक्रायुद्ध शासक बन गया था कन्नौज का, धर्मपाल के बारे में। क्लियर? पत्नी थी इसकी धर्मपाल की रन्ना देवी, जो कि राष्ट्रकूटों की राजकुमारी थी। राष्ट्रकूटों की बेटी से शादी कर ली, किसने? धर्मपाल ने। ठीक है, रूहमा धर्मा कहता है इसको सुलेमान। क्लियर? कन्नौज का शासक धर्मपाल के सहयोग से बना था चक्रायुद्ध, धर्मपाल की पत्नी है ये। कंफ्यूज मत हो ना कि चक्रायुद्ध की पत्नी मान लो, नहीं, नोट किया करो साथ के साथ। धर्मपाल की पत्नी है रन्ना देवी, जो कि राष्ट्रकूटों की राजकुमारी थी। मेरी क्लास में साथियों नोटबुक पेन लेके बैठा कीजिए, जो मैं फैक्ट बताता हूँ तुरंत नोट करा करो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ठीक है, हो गया। शिक्षण केंद्र बहुत सारे खुलवाए साथी उसने, किसने? धर्मपाल ने। कितने? लामा तारानाथ कहता है कि 50। लामा तारानाथ क्या कहता है? लामा तारानाथ एक बुद्धिस्ट विद्वान हुए हैं जो कि तिब्बत के थे साथियों। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपने राइटिंग्स में। वो कहते हैं कि धर्मपाल ने 15 से 50, लगभग 50 विद्या के केंद्र खुलवाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, छोटे छोटे बहुत सारे। ठीक है, और नालंदा का पुनरुद्धार किया। नालंदा जो बिहार के अंदर जो है विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है वो भी, हालांकि सबसे प्राचीनतम तो तक्षशिला माना जाता है। तक्षशिला और नालंदा दो बहुत बड़े बुद्धिस्टों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं अपने टाइम के। ठीक है, तो नालंदा का बिहार का पुनरुद्धार किया, मतलब उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया, दोबारा से उसको दान दक्षिणा देकर के और बढ़ा दिया, ये हुआ। और नालंदा का पुनरुद्धार कर दिया। विक्रमशिला महाविहार बनवाया इसने। क्या बनवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहारी बोलते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोलते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोला इसने, बनवाया। और क्या बनवाया? सोमपुर या सोयपुर भी बोल देते हैं, सोमपुर या सोयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके कि अवशेष आज भी हम मिलते हैं पहाड़पुर से। तो सोयपुर, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ध्यान दीजिए क्या कि सोयपुर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सोयपुर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? पहाड़पुर से। क्लियर? सोयपुर या सोमपुर एक ही बात है। इसके बाद आता देवपाल। देवपाल सबसे प्रतापी राजा था साथियों, सॉरी, देवपाल का टाइम पीरियड रहा है, ये सबसे प्रतापी राजा था, पाल शासकों में थे। 810 से 850 के पॉलिटिकल टाइम पीरियड रहा है, लगभग 40 साल से शासन किया। ठीक है, और इसके समय पे क्या हुआ साथी कि शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र बोले तो जावा बोले तो आज का दक्षिण पूर्व में मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया, जावा और मलाया दो आइलैंड है इंडोनेशिया के, मलेशिया इंडोनेशिया मेरे ख्याल से। ठीक है, इंडोनेशिया के। ठीक है, तो वहाँ का जो शासक थे उस समय के, जो उनको बोला जाता था शैलेंद्र वंशी है, शैलेंद्र वंशी वहाँ पे शासक करते थे। ठीक है, तो वहाँ के एक शैलेंद्र वंशी शासक ने, जिसका नाम था बालपुत्र देव, उसने यहाँ पर एक विहार बनवाया। कहाँ पर? नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, नालंदा के अंदर, नालंदा जो विश्वविद्यालय था वहीं पर एक विहार बनवाया छोटा अपना नाम से, बालपुत्र देव ने, जो कि शैलेंद्र वंशी शासक था। कहाँ का? जावा, इंडोनेशिया में है। बालपुत्र देव नालंदा का महावीर बनवाया, कहता है तारानाथ। कौन कहता है? इस बात का प्रमाण कौन देता है? तारानाथ देता है। ठीक है, और उसके बाद शासक होता है महेंद्रपाल। फिर छोटे छोटे शासक बहुत सारे होते हैं साथियों, महेंद्रपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, पाल लगा लो इनके आगे, है नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल 2 चलता रहता है यहाँ पे। फिर विग्रहपाल 2, महिपाल फर्स्ट मेन शासक था इसका, प्रतापी शासकों में से एक था महिपाल 1 ने विक्रम चोल से हारा। ये कैसा प्रतापी राजा यार, चोल से हार गया, विक्रम चोल से हार गया ये। कब? 1023 में। महिपाल फर्स्ट। ये विक्रम चोल से हार गया 1023 एडी के अंदर। विक्रम चोल राजेंद्र चोल ने अपनी सेना भेजी थी साथियों कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, तो इनका झगड़ा शुरू हुआ, तो ये हार गया था उसमें। महिपाल फर्स्ट उस राजेंद्र चोल के सेनापति से हार गया था, ये 1023 एडी की बात है। ठीक है, उसके बाद शासक हुए कौन? नयपाल विग्रहपाल थर्ड, महिपाल 2, रामपाल। ठीक है, और हाँ, रामपाल के समय में साथियों एक आता है, इसका दरबारी कवि था संध्याकर नंदी। ठीक है,
संध्याकरनंदी ने रामचरित लिखी, जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, उससे बहुत सालों पहले इसने संध्याकरनंदी ने रामचरित लिखा, तो जिसमें कि रामपाल को भगवान राम की तरह लिखा है उसने, और खुद को वाल्मीकि की तरह लेखक प्रस्तुत किया इसने। किसने? संध्याकरनंदी ने। क्या लिखा? रामचरितमानस। किसके टाइम पीरियड में? रामपाल के टाइम पीरियड में, रामपाल को लेकर के ये। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक का? हाँ, तो क्लियर हो जाए तो क्लियर का आंसर क्लियर देना, दिया करो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, तब आता मजा। एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। मैं बोलता हूँ यस तो आवाज आनी चाहिए यस, चाहे ऑनलाइन क्लास चल रही चाहे ऑफलाइन क्लास चल, तभी मजा आता है साथियों इंटरेक्शन करने में एक दूसरे के साथ में। ऐसा नहीं मैं बोलता रहूँ उधर से कुछ आवाज ही नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो आप लोग, दिया करो यार। रामपाल, ठीक है। संध्याकरनंदी हुआ था, रामचरित लिखा इसने। रामचरित किसने लिखा? संध्याकरनंदी ने। उसके बाद कुमारपाल और गोपाल थर्ड, कुमारपाल हुआ और गोपाल थर्ड शासक हुआ गोपाल का। अंतिम शासक जो था उसका नाम था मदनपाल। अंतिम शासक पालों में से कौन सा हुआ साथियों? मदनपाल। लगभग 300 सालों तक इनका झगड़ा चलता रहा कन्नौज को लेकर के, 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर, जिसको महोदय नगर कहा गया। महोदय नगर भी कन्नौज का एक नाम था साथियों, महोदय नगर बोल देते थे और कन्नौज भी बोलते थे। कन्नौज आधुनिक नाम है उसका, आधुनिक नाम कन्नौज है। उस समय का महोदय नगर, बाद का कन्नौज। क्लियर? जरा बताइए आज का सवाल आपके लिए, कुसुमपुर का आधुनिक नाम क्या है? कुसुमपुर को किस और नाम से जाना जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जरा देख ले कितने लोग जवाब दे पाते हैं इसका। पानी पीता हूँ यार थोड़ा सा। क्लियर हो गया यहां तक का? अच्छा हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, चलता रहा कन्नौज के ऊपर अधिकारों को लेकर के, और महोदय नगर नाम था कन्नौज का ही। ठीक है, तो कुसुमपुर नाम किसका था? पाटलिपुत्र का। बताता हूँ, पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर बोला गया है। कुछ जगहों पर पाटलिपुत्र नाम आता है ज़्यादातर मामलों में, लेकिन कुछ जगहों पर कुसुमपुर भी आता है। तो कुसुमपुर की तारतम्य कुसुमपुर को समानता मानी गई है पाटलिपुत्र के साथ में। ठीक है, तीनों के बीच में झगड़े चलते रहे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कौन जीता बताइए जरा कमेंट में। लास्ट में कौन जीता? 3 सालों तक लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहे इनके अंदर, युद्ध हुए दबा करके तीनों के अंदर। कौन जीता लास्ट में? देख रहा हूं मैं कौन कौन आंसर दे रहा है। तो लास्ट में साथियों जाकर के प्रतिहार जीते इसमें, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों के बीच में झगड़े चले और लास्ट में कौन जीते? प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासकों ने अंत में कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी सत्ता स्थापित कर ली। क्लियर? 11वीं शताब्दी के अंदर आकर के 1050 के आसपास की बात है। तो ये 3 झगड़े चलते रहते इनके अंदर। ये हमारा 2 चैप्टर, ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया साथियों। राजपूत राजवंश में राष्ट्रकूट और पाल वंश, कल हम इससे पहले पढ़ चुके थे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, तीनों हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक का कोई चीज़ सवाल समझ में ना आया हो, कोई चीज़ छूट गई हो, स्किप हो गई हो, मैं हो सकता ना बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। जो पुराने स्टूडेंट हो तो पूछा करो यार, कम से कम उनको तो पता होता है। मैं हर बार पूछता हूँ, कोई स्किप हो गया हो, कोई चैप्टर छूट गया हो, कोई टॉपिक छूट गया हो तो बताया करो कमेंट में, क्या दिक्कत है, ले लेंगे उसको भी। संडे को मीटिंग होती है उसमें पूछ लिया करो, और कुछ ना तो संडे को रात को 9 बजे होती है ना गूगल मीट, आया करो उसके अंदर करेंगे डिस्कशन, क्या दिक्कत है। तो हाँ, ये हमारा चैप्टर जो है क्लियर हो गया। अब इससे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं बरे, इसके बाद चौहान वंश आएगा और देखते हैं। 2 मिनट रुक, जाना नहीं है कहीं किसी ने, आधे लोग भाग जाते हैं बीच में, क्लास छोड़ करके, जाना नहीं है। माफी चाहता हूँ साथियों, कुछ काम आ गया है अर्जेंट, तो मेरे को जाना पड़ेगा। ये चौहान वंश जो है ना, हम कल देखेंगे यार इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा काम मेरे को जाना है, टाइम काफ़ी लग जाएगा इस चैप्टर क्लियर करने में, तो मैं माफी चाहता हूँ आज के लिए। तो यहीं तक की वीडियो थी आज हमारी, ठीक है। यहाँ तक का कोई चीज़ समझ में ना आई हो आपको तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कशन करेंगे टॉपिक के ऊपर, जब तक आप लगे रहिए अपने स्टडी के अंदर, ठीक है। तो जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सर।